नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के लिए व्याकरण खंड से पद परिचय का। आशा है आपको ये बिंदु जो पढ़ाया जाएगा आप इसे पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। पद परिचय। पद परिचय की चर्चा करें उससे पहले हमें पद परिचय शब्द पर विचार करना है। पद परिचय जैसे दे रखा है, आप इसके सामने देख भी सकते हैं। व्याकरणिक पद परिचय होता क्या है। तो पद परिचय को हम जाने उससे पहले यहाँ पर ये आप परिभाषा आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही है, आप यहाँ से भी इसको उतार भी सकते हैं, साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो पद परिचय को जाने, तो पद परिचय को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि पद परिचय है क्या। तो पद परिचय को देखिए, पद परिचय में दो शब्द यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक है पद और दूसरा है परिचय। दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें पद परिचय को जानना है। तो पद परिचय में सबसे पहले हमें पद के बारे में समझना है कि पद क्या है और परिचय क्या है। अलग अलग चीज़ें हैं, पद और परिचय दोनों अलग अलग हैं। तो पद क्या होता है, पद शब्द ही होता है, लेकिन ये शब्द पद का रूप कब लेते हैं, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लायक होता है, अर्थात उसके साथ अन्य शब्दों का संबंध जोड़ दिया जाता है, कारक की विभक्तियों का प्रयोग कर लिया जाता है, तब वो शब्द पद के रूप में प्रयुक्त हो जाता है और पद के रूप में हम उसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ दे भी रखा है कि पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद हमें समझना आवश्यक है। पद में और शब्द में अंतर क्या है। पद होता है वाक्य में प्रयुक्त शब्द और शब्द होता है सिंगल। जब तक वो किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है, तब तक वो शब्द का ही रूप होता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि शब्द की विशेष परिभाषा यहाँ दी गई। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहा जाता है। शब्द क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है, ये हमें पता है। भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है शब्द, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। जबकि पद क्या होता है, पद की परिभाषा मैंने अभी स्पष्ट नहीं की है। फिर भी अगर हम इसके बारे में जानना चाहें कि पद में और शब्द में अंतर क्या है, तो इसको सबसे समझने का सबसे सुगम तरीका है कि जब तक शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है या उसके साथ कारक की विभक्तियाँ वगैरह व्याकरण के नियमों का उस शब्द के साथ पालन नहीं हुआ है, तब तक वो शब्द की श्रेणी में है। और यदि उसके साथ व्याकरण के नियमों के अनुसार यदि उसे वाक्य में प्रयुक्त कर लिया गया है, तो वो कहलाता है पद। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पद की परिभाषा दे रखी है कि पद जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है, तब उसे पद कहा जाता है। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है, तब उसे पद कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर है। राम, पत्र, पढ़ना, ये तीन शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। अभी इन शब्दों के साथ किसी प्रकार की कोई कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। जब कारक की विभक्तियों का प्रयोग इनके साथ नहीं हुआ है, तो ये शब्द की श्रेणी में है, न कि पद की श्रेणी में। क्योंकि राम अकेला शब्द है, पत्र अकेला शब्द है, पढ़ना अकेला शब्द है। अगर इसी वाक्य को हम लिखें कि राम पत्र पढ़ता है, तो इसके साथ जैसे क्रिया का प्रयोग हुआ है, सहायक क्रिया है इसके साथ दी गई है। अब सहायक क्रिया इसके साथ लगते ही ये क्या हो गया, एक पूर्ण वाक्य का रूप हो गया। पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने वाले या पूर्ण भावों को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द समूह को काम में लिया जाता है, वो कहलाता है वाक्य। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, राम पत्र पढ़ता है। ऊपर आपने देखा राम पत्र पढ़ना, इन शब्दों से पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वो शब्द की श्रेणी में आएंगे। जबकि वही शब्द नीचे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, राम पत्र पढ़ता है, तो है सहायक क्रिया इसके साथ लगने से ये पद का रूप
हो गए। तो इस प्रकार से हम पद और शब्द के अंतर को समझ सकते हैं। यहाँ तक आशा है शब्द में और पद में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे भी रखा है, आप पढ़ सकते हैं कि राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। अब ये पद बन गए, पद क्यों बन गए? क्योंकि ये वाक्य में पूर्ण अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, एक संपूर्ण भाव को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए ये पद के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो पद परिचय होता क्या है? वैसे तो इसका अगर सामान्य रूप से दिया जाए तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। लेकिन व्याकरणिक परिचय होता क्या है? तो व्याकरण के नियमानुसार जैसे शब्दों के जो भेद दिए गए हैं, मूल रूप से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के अंतर्गत आ जाते हैं क्रिया, विशेषण और समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये सभी आते हैं अविकारी शब्द, विकारी शब्दों के अंतर्गत। तो इन शब्दों का व्याकरण के नियमानुसार जो परिसंबंध बताया जाता है, आपसी संबंध, उस शब्द के भेद का रूप बताया जाता है, उसके साथ कौन से लिंग का प्रयोग हुआ है, किस वचन में वो प्रयुक्त हुआ है, किस कारक का उसके साथ प्रयोग हुआ है, किस क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, ये सब बताना ही क्या कहलाता है? पद परिचय। तो पद परिचय, पद और परिचय दो शब्द दिए गए हैं, आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं। इसमें एक होता है पद और एक होता है परिचय। परिचय का अर्थ होता है जानकारी। अब जानकारी क्या होता है? कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का आपस में संबंध या जानकारी स्थापित करना, जानकारी देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय। विस्तृत परिभाषा की यदि हम बात करें तो व्याकरणिक परिचय क्या है? व्याकरण के नियमानुसार जो परिचय दिया जाता है वही पद परिचय कहलाता है। तो व्याकरणिक परिचय क्या होता है? आप यहाँ पे इस पैराग्राफ पर, इस परिभाषा पर एक बार गौर करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ तक ये परिभाषा दी गई है और इस परिभाषा को आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास समय हो तो आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार भी सकते हैं, अपने लिए नोट्स के रूप में संयोजित भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा में विस्तृत जानकारी देते हुए चलूँ, किसी प्रकार का कोई भेद, किसी प्रकार की कोई जानकारी छोड़ करके नहीं चलूँ। उदाहरण जितने बन पड़ेंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास उदाहरण भरपूर 100, 50 जितने भी उदाहरण हमसे बनेंगे, हम उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें समझना है व्याकरणिक परिचय। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि पद परिचय होता क्या है? कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरण के नियमानुसार या व्याकरण के अनुसार जो आपसी संबंध बताना होता है वही पद परिचय। तो ये व्याकरणिक परिचय क्या होता है? व्याकरणिक परिचय होता क्या है? इसकी यदि हम बात करें तो व्याकरणिक परिचय को आप समझ सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद, उतार सकते हैं, मैं उतारने के लिए बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप देख करके भी इसको उतार सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जल्दी आप इतनी नहीं उतार सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसे चाहें आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको काम में ले सकते हैं। तो वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी? ये मैंने पहले ही कहा कि शब्द मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है विकारी और अविकारी। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है उनके पास जो सहायक सामग्री है उसमें ये विषय वस्तु जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो नहीं मिले। हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो व्याकरण की पुस्तक जारी कर रखी है उसमें ये विषय वस्तु हो या न हो, वहाँ आपको कुछ अन्य उदाहरण मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको समझाने के हिसाब से मैं अपने हिसाब से अपने कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने हिसाब से आपके सामने नोट्स हैं, आप चाहें तो इनको उतार सकते हैं। अब देखिए कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो प्रकार के शब्द होते हैं, तो उनका भेद बताना, उपभेद बताना, जानकारी के अंतर्गत हमें बताना क्या क्या होता है, उनका भेद, उपभेद,
स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग चलते हैं, हिंदी में 2 ही हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। वचन की बात करें तो हिंदी में 2 वचन प्रयुक्त होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वो एक वचन है या बहुवचन है, उसमें किस पुरुष का प्रयोग हुआ है। यदि सर्वनाम शब्द है तो वहाँ पे हमें पुरुष भी बताना होता है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। कारक का प्रयोग, उस शब्द के साथ किस कारक का प्रयोग हुआ है ये भी हमें बताना होता है। काल का, यदि क्रिया शब्द का पद परिचय हमें करना है तो वहाँ पर हमें काल का भी विवरण देना होता है। संज्ञा शब्दों का पद परिचय करें तो हमें ये नहीं बताना होता है। संज्ञा शब्दों का पद परिचय करते समय हमें क्या क्या बताना होता है, सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करते समय हमें क्या क्या बताना होता है, विशेषण शब्दों में क्या बताना होता है, क्रिया विशेषण शब्दों में क्या बताना होता है और अव्यय शब्दों में हमें क्या क्या बताना होता है। ये हम अलग अलग बिंदुवार इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं कि विकारी या अविकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो वह किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध है या नहीं। ये सभी चीज़ें बताना ही व्याकरणिक परिचय कहलाता है। तो पूरी तरह से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पद परिचय है क्या। ये बात हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, हम समझ चुके हैं कि पद परिचय होता क्या है। तो पदों का परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बिंदु यहाँ पर दर्शाए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं संज्ञा शब्दों का पद परिचय। तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय यदि हम करें तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय करते समय हमें क्या क्या बताना होता है। सबसे पहले उसके भेद, संज्ञा के भेद से परिचित कराना। संज्ञा के भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 जो भेद हैं, वाक्य में कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है उसका नाम हमें सबसे पहले बताना होता है। दूसरा जो बिंदु हमें बताना होता है वो है लिंग, कि जिस संज्ञा शब्द का पद परिचय हम कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यानी कुल मिलाकर हमें ये 5 बातें इसमें बतानी होती हैं। संज्ञा शब्दों का पद परिचय करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या क्या बताना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं संज्ञा का भेद। दूसरी बात हमें बतानी होती है लिंग, जिस संज्ञा शब्द का पद परिचय हम कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तीसरा हमें बिंदु बताना होता है वचन, जिस शब्द का परिचय हम कर रहे हैं वो एक वचन है या बहुवचन है। चौथा बिंदु हमें बताना होता है कारक, किस कारक का, जो हिंदी में 8 कारक चलते हैं उनमें से किस कारक का प्रयोग उसके साथ हुआ है, तो उस शब्द के साथ कौन से कारक की विभक्ति लगी है। और अंतिम 5वां बिंदु बताना होता है क्रिया के साथ संबंध, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिया के साथ संबंध। तो एक बार औपचारिक रूप से मैं इन्हीं शब्दों पर चर्चा करूँगा, उसके बाद में हम बिंदुवार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द और क्रिया विशेषण और अव्यय शब्दों का पद परिचय हम करेंगे। तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय करते समय हमें कितनी बातें बतानी होती हैं? 3 बातें, 5 बातें, क्षमा करना। एक है भेद, दूसरा लिंग, तीसरा वचन, चौथा कारक और 5वां क्रिया के साथ संबंध। ये 5 बातें हमें संज्ञा शब्दों का पद परिचय करते समय बतानी होती हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द हो, हमें उनका भेद तो बताना ही है, उनका लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक का प्रयोग बताना है। तो यहाँ पर हम सर्वनाम शब्दों का पद परिचय भी करें तो हमें कितनी बात बतानी है? यहाँ पर हमें 6 बात बतानी है। 6 बात क्यों बतानी है? क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपसे कहा कि सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करते समय हमें पुरुष का भी विवरण देना होता है कि उस सर्वनाम शब्द के साथ किस पुरुष का प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष का हुआ है, मध्यम पुरुष का हुआ है या अन्य पुरुष का हुआ है। ये पुरुष होते क्या हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इन सभी चीज़ों पर मैं संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर हमें 6 बातें बतानी होती हैं। सबसे पहले सर्वनाम का भेद।
सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, उन 6 भेदों में से जो शब्द रेखांकित किया गया है, जो शब्द दिया गया है, उसमें किस भेद का प्रयोग हुआ है, ये सबसे पहले हमें बताना है। उसके बाद में वही पुरुष हमें बताना है कि जो 3 पुरुष चलते हैं, उन 3 में से प्रस्तुत शब्द में कौन सा पुरुष प्रयोग में लिया गया है। लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। इस प्रकार से सर्वनाम शब्द का पद परिचय करते समय हमें कुल मिलाकर 6 बातें बतानी होती हैं। अब तीसरा जो इसकी ध्यान देने की है कि विशेषण शब्दों का पद परिचय। विशेषण शब्दों का पद परिचय करते समय हमें क्या क्या बातें बतानी होती हैं। विशेषण शब्दों के पद परिचय करें तो सबसे पहले इसमें भी हमें बताना होगा विशेषण का भेद। विशेषण के जो मूल रूप से 5 भेद चलते हैं, 5 भेद कौन से हैं, जिसमें एक गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है और व्यक्तिवाचक विशेषण है। इनमें से किस विशेषण का प्रयोग उस शब्द में हुआ है, तो ये भेद हमें सबसे पहले बताना है। उसके बाद में लिंग बताना है, वचन बताना है, और यहाँ पर जो पुरुष दिया गया है, पुरुष की जगह यहाँ पर आप पुरुष नहीं बताएंगे, क्षमा करना, मैं आपको क्रिया शब्द पर बढ़ गया। हम वापस आते हैं और विशेषण शब्द पर चर्चा करते हैं। विशेषण का भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है। 3 बातें तो यहाँ पर वही हैं जो हमने बाकी के 2 भेदों में देखी। चौथी बात यहाँ पे बतानी होती है अवस्था। अवस्था क्या होती है विशेषण की, जो जैसे इंग्लिश की ग्रामर में हमने सुना डिग्रीज, तो ये अवस्थाएं होती हैं मूल अवस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। तो ये अवस्था हमें बतानी है। मूल अवस्था कहाँ होती है? मूल अवस्था होती है जहाँ एक व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में कुछ बात कही गई हो, वहाँ होती है मूल अवस्था। जहाँ 2 के बीच में तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाए, वहाँ पर होती है उत्तरावस्था। और जहाँ पर एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना 2 या 2 से अधिक के साथ की जाए, वहाँ पर होती है उत्तरावस्था। उत्तमावस्था। तो यहाँ पर हमें कितनी बातें हो गई? 4, और 5वें पर बताना है विशेषता विशेष्य। उसमें कौन सा विशेषण है और क्या विशेष्य है, किस शब्द का वो विशेषण है और किस शब्द के साथ उसका संबंध है, ये हमें इसमें बताना होता है। क्रिया शब्दों का पद परिचय यदि करना है तो इसमें भेद बताना है क्रिया के। अब क्रिया के भेद क्या है, पूर्व कक्षाओं में हम पढ़ भी चुके हैं। क्रिया के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। एक कर्म के आधार पर क्रिया होती है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, उन भेदों को भी हम पढ़ चुके हैं, और एक काल के आधार पर क्रिया। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि यदि क्रिया शब्द को रेखांकित किया जाता है, उसका पद परिचय हमें करना है, तो हमें सबसे पहले उस क्रिया शब्द के भेद को पहचानना है कि वो किस भेद के अंतर्गत आता है। यदि हम कर्म के आधार पर क्रिया का भेद पहचान सकते हैं तो हमें अकर्मक और सकर्मक में से ही कुछ लिखना है। यदि हम क्रिया का भेद अकर्मक या सकर्मक में से नहीं पहचान सकते हैं और हमें लगता है कि हम रचना के आधार पर जो वाक्यों के क्रिया के भेद दिए गए हैं उनको भली भांति पहचान सकते हैं, उनको स्पष्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर जो रचना के आधार पर क्रिया के भेद आपको पढ़ाए गए हैं उनमें से आप कोई भी भेद लिख सकते हैं। यदि दोनों ही अवस्थाओं में आप संदेह की स्थिति में हैं, दुविधा की स्थिति में हैं, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, बाकी तो हमें कर्म के आधार पर या फिर रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उन्हीं में से भेद का नाम लिखना है। लेकिन जिनके क्रिया का जो बिंदु है वो समझ में ही नहीं आया, तो कम से कम काल के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो तो वो कर ही सकते हैं, तो इसलिए आप वो भेद भी ले सकते हैं। जैसे यदि क्रिया बीते समय में संपन्न हुई हो तो भूतकालिक क्रिया कर सकते हैं। चल रहे समय में यदि क्रिया के संपन्न होने का भाव प्रकट हो रहा हो तो हम वर्तमान कालिक कर सकते हैं, और यदि आगे आने वाले समय में क्रिया के संपन्न होने का बोध हो तो वहाँ पर हम भविष्यकालिक क्रिया भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो मैं दे रहा हूँ काल के आधार पर जो क्रिया है, तो काल के आधार पर क्रिया उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको क्रिया के भेद समझने में कुछ समस्या आती हो। तो यहाँ पर ये नहीं सोचें कि उनके लिए ही ये क्यों है, क्या ऐसा करने से हमें नंबर कम मिलेंगे? नंबर कम नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी भी लेख को
हम लिखें तो उसको लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम पाठक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सकें। जो पढ़ने वाला है वो आपकी शैली और आपके भाव को देख करके, आपके कौशल को देख करके स्वतः ही प्रभावित हो और अनायास ही, ना चाहते हुए भी पूरे अंक आपको मिले। खूब चाहे कि हम नंबर काटें, लेकिन नंबर काटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। अब देखते हैं हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्दों में हमें क्या बताना है? क्रिया विशेषण का भेद बताना होता है और क्या विशेषता बताई जा रही है। जैसे मान लीजिए स्थानबोधक क्रिया विशेषण है तो स्थान का बोध, कालबोधक क्रिया विशेषण है तो काल का बोध। इसी प्रकार से हमें ये विवरण देना होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं कक्षा में। आप इनको अपने हिसाब से उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उतार सकते हैं, या दोबारा वीडियो को देख करके भी आप उतार सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि अव्यय शब्द चल रहे हैं, क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसमें भी हमें भेद बताना है और बाकी शब्दों के साथ उसका उल्लेख हमें करना है। संबंध बोधक में भी यही बातें बताई होती है कि शब्द के साथ संबंध हमें बताना होता है। विस्मयादि बोधक जो वाक्य दिए गए होते हैं, विस्मयादि बोधक जो शब्द दिए गए होते हैं, और यदि वो रेखांकित हों तो वहाँ पर हर्ष भाव, शोक, घृणा, विस्मय आदि में से किसी भी भाव का यदि निर्देश वो दे रहे हैं तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो सभी पदों के परिचय पर एक संक्षिप्त दृष्टि। सभी पदों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत विवरण आपको देना चाहूँगा कि जो शब्द होते हैं विकारी और अविकारी, जिनको अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अर्थात अव्यय का मतलब होता है जिन शब्दों को खर्च नहीं कर सके, अर्थात जिन शब्दों के हम रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो तो शब्द होते हैं अव्यय। जिन शब्दों के अर्थ में हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन संभव हो, वे सभी विकारी शब्द होते हैं। तो ये विकारी शब्द कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन से हैं, एक बार हम इन सभी शब्दों को क्रमवार तरीके से थोड़ा दोहरा लें ताकि उदाहरणों को समझने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो बहुत से विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि हमें पद परिचय का बिंदु पढ़ना है और हमें पढ़ाया क्या जा रहा है। तो मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई चीज़ आपकी छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सभी चीज़ें एक साथ क्लियर करते हुए चलें, ताकि आपको यदि ध्यान है तो अच्छी बात है, ध्यान नहीं है तो एक बार आपके मानस में वो बात फिर से आ जाए। इसलिए हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विकारी शब्दों की। विकारी शब्द क्या होते हैं? अभी परिभाषा मैंने आपको बताई कि वे सभी शब्द जिनमें आसानी से कुछ परिवर्तन संभव होते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं, वो सभी विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनके स्वरूप में, मूल स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो विकारी के अंतर्गत कौन से आते हैं? सारे के सारे जो संज्ञा शब्द हैं वो विकारी होते हैं। सर्वनाम शब्द जितने भी होते हैं वो सभी विकारी होते हैं। विशेषण शब्द जितने होते हैं वो सभी विकारी होते हैं। क्रिया शब्द जितने होते हैं वो सभी विकारी होते हैं। तो बहुत से लड़कों को, तभी बहुत से विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं है कि विकारी और अविकारी को हमें छांटना है तो छांट भी पाएंगे या नहीं। तो संज्ञा शब्द हम सबसे पहले, और अविकारी में बात करते हैं जिन शब्दों में कोई रूप परिवर्तन। तो सबसे पहले हम विकारी के अंतर्गत संज्ञा शब्दों की चर्चा करते हैं। संज्ञा शब्द होता क्या है, संज्ञा क्या है, सबसे पहले हम संज्ञा को कैसे पहचानें। तो आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं। मैं यहाँ पहले आपको संज्ञा समझाऊंगा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया और फिर क्रिया विशेषण, और इस प्रकार से हम एक एक करके पहले इन शब्दों के भेदों पर एक बार संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो इसलिए पुनः बोल रहा हूँ, यदि जिनके ध्यान में है, जिनको इन चीज़ों के भेद से परिचित हैं, बहुत खुशी की बात है, आप उनको दोहरान कर सकते हैं। लेकिन जिनके ध्यान में नहीं है वो इन चीज़ों को उतार सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, अभ्यास पुस्तिका में। तो संज्ञा शब्द होते हैं, देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं संज्ञा। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। बहुत सीधी सी परिभाषा दे रखी है इसकी। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा।
संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संक्षिप्त रूप से यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, आपको विस्तृत विवरण नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो वो संदेह दूर किया जा सके और आप पुनः उस विषय वस्तु के साथ अपना संबंध जोड़ सकें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान के बारे में कहा जाए, या एक स्थान का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो। इसका उदाहरण यदि हम लें तो आप देख सकते हैं, जैसे राम एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, आगरा एक स्थान का बोध करा रहा है, दिल्ली एक स्थान का बोध करा रहा है, गांधी जी एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, गंगा एक नदी का बोध करा रहा है, हिमालय एक का बोध करा रहा है। तो ये सभी जो एक का बोध कराते हैं, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही और भी कोई शब्द हो सकते हैं, किसी का नाम हो, नाम किसी का भी हो, शहर का हो सकता है, नदी का हो सकता है, पहाड़ का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, पक्षी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। यदि एक का नाम दिया गया है जिसको सुनकर के हमें लगे कि ये किसी एक के बारे में ही कहा गया है, तो हम वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कर सकते हैं। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है? समूह का बोध होता है। ऐसा शब्द जिसको पढ़ करके उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे मान लीजिए बालक शब्द दिया गया है। अब बालक शब्द किसी का नाम नहीं है, बालकों की एक अवस्था विशेष का नाम है। उम्र विशेष की जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सभी का बोध करा रहे, इसलिए जातिवाचक। अध्यापक शब्द में किसी का नाम नहीं है, इसलिए अध्यापक में जातिवाचक संज्ञा होगी। शहर का नाम नहीं दिया गया, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, आगरा है, लखनऊ है, जम्मू कश्मीर है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है, तो ये भी क्या है? शहर दिया गया है, तो इसका मतलब जातिवाचक। नेताजी, अब नेताजी का नाम नहीं दिया गया है, नेताजी तो संपूर्ण नेताओं की जाति का बोध करा रहे, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा। नदी का नाम नहीं दिया गया है, यदि जैसे ऊपर दिया गंगा नदी तो वो व्यक्तिवाचक थी, यहाँ पर सिर्फ नदी शब्द से संबोधित किया गया है, तो ये है जातिवाचक। इसके साथ ही पर्वत का नाम नहीं दिया है, जैसे ऊपर हिमालय दिया तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक, और पर्वत दिया तो संपूर्ण पर्वतों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक। इसी प्रकार सागर शब्द में यदि दिया जाए कि ये हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अरब सागर है, कौन सा सागर है, जब तक नाम नहीं देंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए संपूर्ण सागरों का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट है कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानें और जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानें। तो मुझे विश्वास है कि आप पहचान लेंगे। तीसरा इसका भेद होता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में होते हैं भाव की प्रधानता। जैसे बच्चा शब्द है, उसी से बचपन जो कि एक अवस्था का बोध करा रहा है। अपनापन, यानी जो मूल शब्द होते हैं उनमें प्रत्यय लगाने से, जातिवाचक संज्ञा में भी प्रत्यय लगाने से भाववाचक बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। यानी प्रत्यय लगने से जब भाव का बोध वो कराने लग जाए तो वहाँ पर भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा को हो सकता है कि आप इसी हिसाब से भी समझ सकें कि जिसको हम छू सकें वो तो सारी की सारी या तो व्यक्तिवाचक में आएंगी या फिर जातिवाचक में, लेकिन ऐसा शब्द जो संज्ञा शब्द है लेकिन हम उसको छू नहीं सकते तो वो भाववाचक के अंतर्गत आता है, क्योंकि भावों को कभी छुआ नहीं जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बचपन एक अवस्था का है, बचपन को छुआ नहीं जा सकता है। अपनापन एक भाव है अपनेपन का, अपनत्व का, इसको छुआ नहीं जा सकता है। घृणा एक भाव है, आप समझ सकते हैं। प्रेम एक भाव है। मित्रता, जो मित्र शब्द है संज्ञा, उसी में ता प्रत्यय लगने से मित्रता बना है, तो मित्रता का तो क्या है? भाव। मजबूती, तो इसमें मजबूत शब्द है, विशेषण है, तो ये विशेषण में भी लग सकता है, सर्वनाम में भी लग सकता है, तो ई प्रत्यय लगने से ये क्या हो गया? भाववाचक रूप। सफाई, ये सभी क्या है? भाववाचक रूप। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप इनको उतार सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ध्यान दें, द्रव्य पदार्थ धातुएं समूह का बोध कराने वाले शब्द सेना, भीड़ आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जहाँ भी समूह का बोध हो वे सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं लिंग की, क्योंकि लिंग का बिंदु हमें बताना होगा
चाहे किसी भी शब्द का हम पद परिचय करें तो लिंग हमें बताना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो लिंग संज्ञा के जिस रूप से परिभाषा पर गौर करेंगे, आपने पूर्व कक्षाओं में ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले कि वो स्त्री जाति से संबंध है या पुरुष जाति से, ये शब्द से पता चले, उसे लिंग कहते हैं। जैसे बालक और बालिका, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप। समझने के लिए बहुत ही सुंदर और सटीक तरीका आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 शब्द दिए गए हैं, एक है बालक और दूसरा है बालिका। अब बालक तो यहाँ पुरुष का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और बालिका करा रही है स्त्री जाति का बोध। तो इस प्रकार की भेद का जब पता चले तो वहाँ पर हमें ये समझना होता है कि कौन सी जाति का बोध करा रहा है। यदि पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो स्त्रीलिंग है। भेद इसके होते हैं 2, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराएं, जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं आपको समझने के लिए। अध्यापक पुरुष का बोध करा रहा है, अध्यापिका यहाँ होता तो स्त्रीलिंग होता। दोनों का रूप आप देख सकते हैं, जैसे अध्यापक पुरुष का बोध करा रहा है इसलिए पुल्लिंग, इसी का अध्यापिका स्त्रीलिंग हो जाएगा। सेवक पुरुष का बोध करा रहा है, सेविका स्त्री का बोध करा रही स्त्रीलिंग। महाराज पुरुष का बोध करा रहा है पुल्लिंग, और महारानी स्त्री का बोध करा रही इसलिए स्त्रीलिंग। कवि पुरुष का बोध करा रहा है इसलिए पुल्लिंग, और कवयित्री स्त्री का बोध करा रही इसलिए स्त्रीलिंग। विद्वान पुरुष का बोध करा रहा है इसलिए पुल्लिंग, और विदुषी स्त्री का बोध करा रही है इसलिए स्त्रीलिंग। गायक पुरुष का बोध करा रहा है इसलिए पुल्लिंग, और गायिका स्त्री का बोध करा रही है इसलिए स्त्रीलिंग। इस प्रकार से आप इन दोनों शब्दों को भली भांति समझ सकते हैं कि लिंग क्या होते हैं। तो वे शब्द या संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, पता चले, वही लिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, एक नोट ये आपके ध्यान देने के लिए है, आप इस पर विशेष ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क आदि का प्रयोग दोनों लिंगों के साथ किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, इसको आप उतार भी सकते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क, इन सभी शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रकार के शब्दों के साथ समान रूप से किया जाता है। अब वचन क्या होता है, ये तो लिंग था। वचन की हम बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुस्तक एक का बोध करा रही है, एक संख्या का बोध करा रही है तो एक वचन है। पुस्तकें शब्द एक से ज़्यादा का बोध करा रही है, अनेक का बोध करा रही है तो बहुवचन। इसी प्रकार से इसके 2 भेद दिए गए, एक वचन और बहुवचन। अब इन दोनों वचनों को यदि हम उदाहरण के द्वारा समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। जैसे कलम एक का बोध करा रही है, एक वचन। कलमें बहुवचन का बोध करा रही है, ज़्यादा का बोध करा रही है इसलिए बहुवचन। दवात एक का बोध करा रही है, एक वचन। दवातें ये बहुवचन की श्रेणी में होगा। कुर्सी एक कुर्सी का बोध करा रही है, एक वचन, और कुर्सियाँ बहुवचन। इसी प्रकार से दवाई एक वचन और दवाइयाँ बहुवचन। मटका एक वचन, मटके बहुवचन। सड़क एक वचन और सड़कें बहुवचन। और ये होता है वचन, जो कि हमें हर शब्द के पद परिचय में बताना है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दें कि जो भीड़, जनता, सेना, कक्षा आदि हमेशा एक वचन में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बात, और इस बात को आप रेखांकित कर लें, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। यहाँ पर जो रेखांकित किया है कि भीड़, जनता, सेना, भीड़, जनता, सेना और कक्षा, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और आंसू, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखने की बात है, मैंने पहले ही कहा कि विषय वस्तु मेरी कुछ अलग हटकर होगी। हो सकता है आपको ये विषय वस्तु आपकी सहायक सामग्री में मिले या न मिले, इसलिए मेरी इस कक्षा को आप
आशा है पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। आगे बढ़ता हूँ, इस चीज़ को आप नोट करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि नहीं उतारा है तो, और यदि उतार लिया है तो बहुत खुशी की बात है, आपको शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमें बताना होता है कारक का। तो अभी कारक क्या होता है, सबसे पहले ये सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए एक तरह से शब्दों का दोहरान करवा रहा हूँ, शब्दों को रिपीट करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। उदाहरण जहाँ चालू होंगे, अभ्यास जहाँ चालू होगा, वहाँ पर हम पद परिचय को क्रमवार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है मेरी कक्षा लंबी हो सकती है, यदि एक कक्षा में आज इसको पूरा नहीं कर पाए तो हम आगे फिर इस पद परिचय की एक कक्षा और लेंगे, जिसमें हम बाकी के जो भेद बचे हुए होंगे उनका भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, कोई चीज़ आपकी छूटे ना। तो यहाँ पर तीसरा जो भेद हमें बताना होता है कारक का। तो कारक क्या होते हैं, कारक की परिभाषा पर हमें सबसे पहले विचार करना है। तो वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का, वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि कारक कहलाता है। परिभाषा आप ऊपर देख सकते हैं, आपके सामने लिखी हुई। वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि कारक, कोटि का मतलब होता है संबंध, वो क्या कहलाता है, कारक। हिंदी में कुल मिला के कारक कितने होते हैं, 8। नाम यहाँ पर 7 का दिया गया है। अधिकरण कारक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जिसमें उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं हम अधिकरण कारक। तो कुल मिलाकर 8 कारक, जैसे कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, संबोधन होता है और अधिकरण कारक होता है। कुल मिलाकर कितने कारक होते हैं, 8 कारक। 8 कारकों की यदि हम विभक्ति चिन्ह की बात करें, कारक चिन्ह की बात करें, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने अथवा कुछ नहीं। ये कुछ नहीं का मतलब क्या है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कई बार कर्ता तिर्यक स्थिति में होता है और कई बार कर्ता तिर्यक स्थिति में नहीं होता। तो ये तिर्यक स्थिति क्या होती है, तिर्यक स्थिति होती है किसी भी कारक के साथ हो सकता है ये तिर्यक स्थिति। तो किसी भी कारक के साथ आप इन सभी शब्दों को जोड़ सकते हैं। यदि तिर्यक स्थिति में है तो इसका मतलब है कि उस शब्द के साथ उसकी विभक्ति जुड़ी हुई होगी, और यदि तिर्यक स्थिति में नहीं है तो उस शब्द के साथ उसकी विभक्ति नहीं जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ता की विभक्ति ने विभक्ति कर्ता कारक की है, लेकिन कई बार कर्ता कारक विभक्ति से रहित भी होता है और बिना विभक्ति के भी प्रयोग में आता है। जैसे राम फल खाता है, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यदि विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है तो उस स्थिति में क्रिया का क्या रूप है, जैसे फल खाता है, वर्तमान कालिक क्रिया का रूप आप देख सकते हैं, और दूसरे में ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है जिसमें क्रिया का भूतकालिक रूप आप देख सकते हैं। तो क्रिया का रूप बदल जाता है, काल बदल जाता है। तो दोनों स्थितियां होती हैं, कर्ता के साथ विभक्ति हो भी सकती है और कर्ता के साथ विभक्ति नहीं भी हो सकती। यदि विभक्ति होगी तो ने विभक्ति होगी, नहीं होगी तो फिर विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वो लुप्त होते हुए भी कर्ता के क्रिया का बोध कराएगा। दूसरा होता है कर्म कारक, क्योंकि कर्ता हमेशा होता है कार्य को करने वाला ही क्या होता है, कर्ता। कार्य को करने वाला ही क्या होता है, कर्ता। तो यहाँ पर देखिए राम फल खाता है, खाता यहाँ पर क्रिया है खाना। अब ये खाने की क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया, कर्ता। ने विभक्ति इसके साथ नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्ता कारक आपको मिलेगा। दूसरे में आप देखिए सुमन ने पत्र लिखा, सुमन ने पत्र लिखा, पत्र लिखना। तो लिखना यहाँ पर क्रिया है, इस क्रिया को करने वाली कौन है, सुमन। तो यहाँ पर इसके साथ ने विभक्ति भी दी गई है, इस हिसाब से भी हम इसको पहचान सकते हैं, और वैसे भी इसके साथ क्रिया करने के हिसाब से भी हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा होता है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस पर पड़े वो होता है कर्म। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है को, या तो को से जुड़ा होगा या फिर विभक्ति रहित होगा, विभक्ति का लोप होगा। तो अब यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा देखिए, वह फल खाती है, वह फल खाती है, वह फल खाती है। तो खाती है क्रिया है, क्या खाती है,
क्योंकि यहाँ पर कर्ता तो वह है, किसी का संज्ञा तो है ही नहीं। अब वह तो कोई भी हो सकता है, तो कर्ता यहाँ पर वह हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फल पड़ रहा है। क्या खाती है? फल खाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले कर्म कारक में हमें ये देखना है कि वाक्य में कर्म भी है या नहीं। तो क्रिया शब्द से पहले क्या या किसको लगा कर देखिए, यदि उसके जवाब में कुछ आपको मिलता है तो कर्म है, वहाँ पर क्रिया भी आप पहचान सकते हैं, वहाँ पर क्रिया आप सकर्मक कर सकते हैं। और यदि उत्तर में कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्रिया अकर्मक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शब्द दिया गया है वह फल खाती है। क्या खाती है? फल खाती है। तो फल किस पर पड़ रहा है? हमारा फल पर, इसलिए यहाँ पर कर्म मौजूद है और हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विभक्ति का लोप है। दूसरे उदाहरण में आप देख सकते हो, उसने बच्चे को मारा। उसने बच्चे को मारा, तो कर्ता ने कर्म को विभक्ति को आप यहाँ पे देख सकते हैं। को विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है, इस हिसाब से हम इसको। इसी प्रकार करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। शब्द के साथ आपको या तो से विभक्ति मिलेगी या फिर के द्वारा शब्द आपको उसके साथ मिलेगा। अब जैसे उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, उसने चाकू से फल काटा। तो चाकू से साधन का जहाँ पर प्रयोग कर लिया जाता है ना, करण का अर्थ होता है साधन। तो कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वही क्या कहलाता है? करण। तो जैसे उसने चाकू से फल काटा, फल किससे काटा? चाकू से। चाकू साधन का काम कर रहा है और से विभक्ति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण इसका देखें तो वह सवाल राम के द्वारा हल किया गया। किसके द्वारा? वह सवाल राम के द्वारा। तो के द्वारा भी आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। इस कारक में आपको विभक्ति कारक साथ मिलेगा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, लेकिन वो होता है पृथक होने के अर्थ में, अलग होने के। संप्रदान अपादान की बोल रहा हूँ, क्षमा करना। संप्रदान कारक में आता है के लिए। के लिए यानी कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वो होता है संप्रदान। उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। किसान गाय के लिए चारा लाया, तो के लिए यहाँ पर देख सकते हैं उसने भिखारी को दान दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, को विभक्ति भी इसके साथ जोड़ी गई है। देने के अर्थ में यदि बात कही गई है तो संप्रदान कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। देने के अर्थ में तो दान दिया, तो दान देने के अर्थ में यहाँ पर, तो यहाँ पर देने के अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर क्या है? को विभक्ति का प्रयोग, और ये भी संप्रदान कारक के अंतर्गत ही आएगा। तो ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि देने के अर्थ में संप्रदान कारक है तो वहाँ पर उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा। अपादान कारक से विभक्ति होती है, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में होता है, तुलना के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं से, में, पर, तुलना के अर्थ में भी हो सकता है। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग होने का बोध हो रहा है। तालाब में कमल खिलते हैं, तालाब में कमल खिलते हैं। में, तो में यहाँ पर आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। ये दो जो उदाहरण दिए गए, में, पर, और ये उदाहरण भी आप यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये उदाहरण और ये संकेत चिन्ह जो कारक चिन्ह दिए गए ये हैं अधिकरण कारक के। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पे, पर, और ये इसी अधिकरण के हैं। और ये उदाहरण जो तालाब में कमल खिलते हैं ये भी अधिकरण का ही उदाहरण है, अधिकरण कारक का उदाहरण। तो संप्रदान में होता है जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, बंदूक से गोली निकली, पेड़ से पत्ते गिरे। ये सभी उदाहरण जो कि अलग होने का बोध कराते हैं अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। संबंध कारक में आते हैं काके, की, रा, रे, री। ये सभी जो योजक शब्द दिए गए हैं, चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, ये संबंध कारक के हैं। इनको हम कैसे पहचानें कि ये पुस्तक राम की है? यहाँ पर देख सकते हैं कि विभक्ति आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण ये देखिए, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो ये अधिकरण कारक का उदाहरण है में, पे, पर। तो तालाब में कमल खिलते हैं अधिकरण का,
पेड़ पर पक्षी बैठे हैं अधिकरण का। काके की राम की पुस्तक है। संबोधन कारक हे अरे ओ, ये संबोधन कि साथियों कि अरे सूरज निकल आया, यहाँ पर देख सकते हैं अरे, जो कि एक संबोधन है। इस प्रकार से टोटल 8 कारक होते हैं। 8 कारकों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे हमें उनको समझना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर्वनाम की, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनको सर्वनाम की परिभाषा तो ध्यान है लेकिन सर्वनाम के भेदों का उनको पता नहीं है। मान लीजिए किसी सर्वनाम शब्द में, किसी वाक्य में मैं सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर दूं और आपसे पूछा जाए कि वाक्य में रेखांकित पदों का, शब्दों का पद परिचय कीजिए, और वहाँ पे सर्वनाम शब्द को रेखांकित करने के बाद हमें सर्वनाम का भेद ही पता नहीं हो, तो उसका पद परिचय हम कैसे करेंगे, अर्थात हम उसका पद परिचय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ सर्वनाम के भेदों पर थोड़ी चर्चा करनी है। सबसे पहले परिभाषा की बात करें सर्वनाम की, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, हम, ये, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सभी सर्वनाम होते हैं। संख्या के स्थान पर इन शब्दों को काम में लिया जाता है, इसलिए ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी पुरुष या व्यक्ति का बोध कराए वह सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष या व्यक्ति का बोध कराए पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें आप देख सकते हैं मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका, ये सभी किसी व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, पुरुष का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर ये चीज़ आप टेबल को उतार सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सभी शब्द आपको एक साथ मिलेंगे संक्षिप्त रूप में, ताकि आपको ज़्यादा कहीं इधर उधर भटकना न पड़े। तो इसकी के पुरुष होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, बोलने वाला, यानी वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों को काम में लेता है वो होता है उत्तम पुरुष। मैं, हम, मैं, मेरा, मुझे, हम, ये तो हो गए क्या, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष की तू, तेरा, तुझे, आप, ये हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष की बात करें जिसके विषय में बात कही जाए, कि यानी ना तो वक्ता के बारे में हो ना ही श्रोता के बारे में। श्रोता के बारे में होगी तो वो अन्य पुरुष में होगा, तो ना तो वक्ता के बारे में हो और ना ही श्रोता के बारे में, बल्कि किसी अन्य के बारे में कोई बात कही जाए, वहाँ पे अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उनका, उनकी, जिसमें एक शब्द को सुनते ही, पढ़ते ही हमें लगता है कि ना तो ये किसी बोलने वाले के लिए कहा गया है और ना ही किसी सुनने वाले के लिए कहा गया है। इस प्रकार से हम तीनों प्रकार के जो पुरुष हैं उनको समझ सकते हैं। इसका दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बोध जो कराते हैं वे सर्वनाम, वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, ये, वह, वे, यह निश्चित का बोध कराने वाला सर्वनाम शब्द है, ये भी निश्चित का बोध कराने वाला है, वह भी निश्चित का बोध कराने वाला है और वे भी निश्चित का बोध कराने वाले हैं। इसलिए यह, वह, यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो भेद होता है उसमें कोई कुछ अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। ये शब्द होंगे कोई कुछ इस प्रकार के, और आप इन शब्दों के हिसाब से सर्वनाम के इस भेद को पहचान सकते हैं। चौथा सर्वनाम का भेद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता है वे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें आपके सामने शब्द हो सकता है क्या, कौन, किसे, किसको, इस प्रकार के कोई भी सर्वनाम शब्द आपको दिए जा सकते हैं। वह कौन था जिसे तुम कल पढ़ा रहे थे, तो वह कौन था, कौन शब्द को यदि रेखांकित करें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, वो, जो, वैसा, वैसे, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो सभी शब्द पुरुषवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा होता है इसका भेद निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आते हैं खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सभी आप छांट सकते हैं निजवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पर इसको भी आप उतार सकते हैं। सर्वनाम को समझने के लिए, सर्वनाम को ध्यान में रखने के लिए संक्षिप्त चार्ट के द्वारा, सारणी के द्वारा आप इसको उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विशेषण पे।
विशेषण क्या है? तो विशेषण की परिभाषा भी आपके सामने प्रस्तुत है, आप आराम से समझ सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे मीठी, परिश्रमी, काला, मोटा। अब ये मतलब रंग, अवस्था, गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वाद, ये सारी की सारी बातें, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति, आकार, प्रकार, रंग, रूप, स्वाद, ये बताने वाले जो शब्द होते हैं वो सभी कहलाते हैं विशेषण। इसके 4 प्रमुख भेद होते, 5 हैं, लेकिन यहाँ पर 4 दे रखे। 5वां होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण को मैं स्वयं स्पष्ट आपके सामने दोबारा पुनः करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं गुणवाचक की। गुणवाचक के अंतर्गत लगभग सभी बातें, सभी जो गुण, दोष, स्वाद, रंग, रूप, अवस्था, ये सभी आ जाते हैं किसके अंतर्गत? गुणवाचक के अंतर्गत। अब देख सकते हैं रंगीन, यानी रंग जितने भी हैं, काला, पीला, लाल, हरा, ये सभी किस में आते हैं? गुणवाचक में। गुणों का बोध, हवादार, शांत, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल, कुशल, आलसी, ये सभी शब्द, आलसी है या फुर्तीला है, ये गुण या दोष जो भी हैं वो सभी गुणवाचक के अंतर्गत। संख्यावाचक दूसरा विशेषण आता है जो संख्या का बोध कराता है, निश्चित या अनिश्चित संख्या का। निश्चित संख्या का बोध कराए निश्चयवाचक, निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित संख्या का बोध कराए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निश्चित संख्यावाचक में जैसे 10, 5, चौथा, चौगुना, दोनों, प्रत्येक, ये सभी निश्चित हैं। और कोई, कुछ, अनेक, बहुत से, इस प्रकार के अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे वीर राम ने सब राक्षसों का वध किया। वीर राम, तो वीर शब्द यहाँ पर दिया है जो तो गुणवाचक हो गया। सब राक्षसों, तो राक्षसों की संख्या विशेष का बोध करा रहा है सब, लेकिन यहाँ पर ये जो सब शब्द दिया गया है ये निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आप इसमें कर सकते हैं। इसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पूर्व लगकर विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वो सभी सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर, ये छात्र, वह घर, वे कुर्सियाँ, इस प्रकार से ये रेखांकित हो रहा है। यह, ये, वह, वे, ये सभी क्या है? सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर ये किस रूप में प्रयुक्त हुए हैं? विशेषण के रूप में। तो सार्वनामिक विशेषण को हम कैसे पहचानें? यदि कोई सर्वनाम शब्द वाक्य में मौजूद संज्ञा शब्द से पूर्व लगा हुआ है, वाक्य में यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पूर्व है तो वह सार्वनामिक, वहाँ पर सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि यह घर उसका है, या ये कहें कि यह वही घर है, यह वही घर है। अब यह वही, तो वही शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण मानेंगे, न कि यह को। संज्ञा शब्द से पूर्व जो सर्वनाम हमें मिलेगा वो ही सार्वनामिक विशेषण होगा, और इस हिसाब से हम सार्वनामिक विशेषण को पहचान सकते हैं। इसके बाद में आता है 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो प्रत्येक लग करके विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वो सभी व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम व्यक्तिवाचक विशेषण को समझना चाहिए, तो जैसे जयपुर शब्द है, जयपुर शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब इसमें ई प्रत्यय लगा दें, ई प्रत्यय लगा दें तो शब्द बन जाएगा हमारे पास जयपुरी, जयपुरी। अब जयपुरी रजाइयाँ, अब रजाइयों की विशेषता हो गई जयपुरी, तो रजाई तो संज्ञा है लेकिन उसकी विशेषता क्या हो गई? जयपुरी। उसकी विशेषता तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। जैसे बनारस संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पान संज्ञा है, लेकिन ई प्रत्यय लगा दीजिए बनारसी, और बनारसी लगाते ही ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण का भेद। इस प्रकार से हम विशेषण को समझ सकते हैं। आप इसको भी उतार सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बेहतर होगा। एक स्थिति होती है प्रविशेषण।
प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। वाक्य में मौजूद विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहा जाता है प्रविशेषण। यह आम बहुत मीठा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीठा जो शब्द दिया गया है, मीठा जो शब्द दिया गया है ये विशेषण है। और विशेषण से पूर्व कौन सा शब्द दिया गया है? बहुत। तो बहुत यहाँ पर क्या हो गया? प्रविशेषण। विशेषण से पूर्व लगकर विशेषण शब्द की जो विशेषता बताते हैं वही क्या होते हैं? प्रविशेषण। उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह था। भयावह जो शब्द है, अत्यधिक जो दिया गया है, यहाँ पर ये क्या हो गया? अत्यधिक क्या हो गया? प्रविशेषण। तो ये तो बिल्कुल कम मात्रा का बोध हो रहा है, तो वर्षा हुई तो बिल्कुल कम, बिल्कुल यहाँ पर प्रविशेषण है। आप इसको छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं क्रिया पर। क्रिया क्या है? क्रिया के लिए हमने पूरी क्लास अलग से ले रखी है, वहाँ पर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में बताऊँगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा पढ़ना है, इसको विस्तृत रूप में हमें समझना है। तो क्रिया की जो अलग से क्लासें ले रखी हैं उस क्लासेज को आप एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपकी जानकारी के लिए बहुत सी चीज़ें उसमें मिलेंगी। हो सकता है कोई बात जो आपकी समझ से बाहर हो, उस बात को आप उस कक्षा के दौरान समझ सकें। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया होती क्या है? सबसे पहले हम चर्चा कर लें। क्रिया होती है किसी कार्य को करने या होने का जो बोध होता है जिस शब्द के माध्यम से, वही शब्द कहलाती है क्रिया। यानी यहाँ परिभाषा आप ऊपर देख भी सकते हैं स्क्रीन में। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। बहुत सरल सटीक शब्दों में परिभाषा है, आप इसको समझ सकते हैं, उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्रिया वैसे भी आपको याद करनी है, क्योंकि एक प्रश्न क्रिया से संबंधित आपको अलग से भी पूछा जाएगा। एक उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण में आपको क्रिया पहचाननी है और उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। इसलिए मैं यहाँ पर क्रिया पर थोड़ा सा विशेष जोर देना चाहूँगा। पद परिचय में यदि क्रिया शब्द से संबंधित शब्द को रेखांकित कर दिया जाता है तो भी हमें पढ़ना है। क्रिया से संबंधित अलग से प्रश्न हमसे पूछा जाएगा 2 नंबर का, जिसमें हमें उदाहरण में से क्रिया पहचाननी है और फिर उसकी परिभाषा लिखनी है। या फिर ये भी हो सकता है कि उदाहरण में न पहचान करके हमें डायरेक्ट नाम दे दिया जाए। अकर्मक या सकर्मक क्रिया में से किसी का परिभाषा उदाहरण सहित पूछ ले। रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद दिए गए हैं उनमें से किसी प्रकार की क्रिया की कोई परिभाषा आपसे पूछ ले। या हो सकता है काल के आधार पर जो क्रिया के 3 भेद दिए गए हैं उनमें आपसे किसी क्रिया के भेद के विषय में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, स्नान करना, ये सभी क्या है? क्रिया। लिखना, लिखने में क्रिया हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है, इसलिए क्रिया है। लिखने कार्य का बोध हो रहा है, लिखना कार्य हो रहा है मतलब क्रिया है। पढ़ना, पढ़ने की क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है मतलब क्रिया शब्द है। बोलना, काम हो रहा है, ये भी क्रिया शब्द। तो इसमें एक होता है धातु। धातु क्या होता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है वही क्या कहलाता है? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ शब्द, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं पढ़ शब्द धातु है और इसमें ना प्रत्यय जोड़ने से ये देखिए सब क्रिया बना पढ़ना। पढ़ धातु है और ना इसमें प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना पढ़ना, जो कि क्रिया का बोध करा रहा है। लिख धातु है, ना इसमें प्रत्यय लगने से शब्द बना है लिखना, जो कि क्रिया का रूप है। आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अपनी प्रतिक्रिया एक बार ज़रूर देंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे, क्योंकि आज की इस कक्षा में मैं पूरा बिंदु क्लियर नहीं करा पाऊँगा। आज सिर्फ इन चीज़ों पर ही हम संक्षिप्त परिचय पर ही चर्चा करेंगे। कल हम दूसरी कक्षा में पद परिचय के जो ये भेद हम पढ़ रहे हैं इनको क्रमवार तरीके से उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, यानी क्रिया के कुल भेदों की बात करें। क्रिया के कुल भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं? 3। पहला होता है इसमें कर्म के आधार पर, जो कि यहाँ दे भी रखा है, ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? ये सभी हम अलग अलग देखेंगे।
तो यहाँ पर आप एक बार इस चीज़ पर देखिए कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है और इसी में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ में ना लगाने से सामान्य रूप क्या बना, पढ़ना। लिख में ना प्रत्यय लगाने से सामान्य रूप क्या बना, लिखना। इस प्रकार से क्रिया का सामान्य रूप हमारे सामने होता है। अब कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद दिए गए, एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक। यहाँ पर उदाहरण में तो आप देख सकते हैं, उदाहरण में बहुत से छात्र हैं जो आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन मान लीजिए उदाहरण नहीं दिया जाए, वाक्य के रूप में उदाहरण नहीं दिया जाए और यदि केवल शब्द दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित शब्दों में से अकर्मक या सकर्मक शब्द को पहचाने, तो कैसे पहचाने, वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसी प्रकार से उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास किया है ताकि आप इन शब्दों को ध्यान में रखें और समझने का प्रयास करें। जैसे अकर्मक होती है जहाँ वह क्रिया जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं हो और क्रिया का जो फल है वो कर्ता तक ही सीमित रहे, वो होती है अकर्मक। सकर्मक होती है ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त हुआ हो और जिनमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, वो होती है सकर्मक। लेकिन उदाहरण के द्वारा, वाक्य के द्वारा फिर भी हम इनको समझ सकते हैं, लेकिन शब्दों के द्वारा समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो रूप तो हम शुरू से पढ़ते हैं और उस रूप को हम समझ भी सकते हैं, लेकिन शब्द के द्वारा हमें पहचानना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें अकर्मक क्रिया की, तो हंसना, हंसाना। हंसाना किसको हंसाना नहीं दे रखा है। रोना, भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना, ये सभी अकर्मक शब्द हैं। सकर्मक की बात करें जैसे पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक को पढ़ना, ये सकर्मक है। लिखना, पत्र लिखना, लेख लिखना, कविता लिखना, ये सकर्मक है। खाना, भोजन खाना, खाना खाना, ये खाना सकर्मक है। पीना, पानी पीना, क्या पीता है, पानी पीता है, ये सभी क्या है, सकर्मक। तो क्रिया का जहाँ फल कर्ता तक सीमित रहे वो अकर्मक और जो कर्म पर जिसका प्रभाव पड़े वो होती है सकर्मक। इस प्रकार से आप अकर्मक और सकर्मक को भेद समझ सकते हैं। तो इसको समझने का सबसे सुगम तरीका भी है कि जो क्रिया शब्द दिया गया है उसके पहले क्या या किसको, दो शब्द आपके सामने मैंने लिखे हैं, क्या या किसको। दोनों में से लगा करके कोई सा भी एक शब्द लगा कर देखिए, यदि उत्तर आपके सामने आता है, जैसे क्या पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, उत्तर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सकर्मक है। बच्चा रोता है, क्या रोता है, नहीं आ रहा है, अकर्मक क्रिया। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और बनावट के आधार पर क्रिया की बात करें तो क्रिया के 8 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने सिर्फ 5 भेद ही दिए गए हैं। एक होती है मुख्य क्रिया, जैसे टूट गया, रोता रहा, चल दिया, खा लिया। संयुक्त क्रिया में आप देख सकते हैं कर लिया, सो गया। ये पहचाने कैसे, मैंने पहले ही कहा कि एक क्लास मैं पूरी ले चुका हूँ, वहाँ पर आप परिभाषा भी देख सकते हैं, इनको समझ भी सकते हैं उदाहरण के द्वारा। तो जहाँ वाक्य में एक से अधिक क्रिया एक साथ प्रयुक्त हुई हो, अलग अलग भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से जब क्रिया बनती है तो वहाँ पर होती है संयुक्त क्रिया। अब यहाँ पर देखिए कर लिया, करना अलग है और लेना अलग है, दो क्रियाओं के योग से बनी, इसलिए संयुक्त क्रिया। सो गया, सोना और गया, दो क्रियाएं हैं, संयुक्त क्रिया है। काट लिया, काटना और लिया, दो क्रियाएं हैं। गाता गया, दो क्रियाएं हैं। ये सारी की सारी क्या है, संयुक्त क्रिया के रूप। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाने के लिए प्रेरणा देता हो, वहाँ पर जैसे लिखवाना, पढ़वाना, फिल्माना, शर्माना, लजाना, हिनहिनाना, क्षमा करना। ही फिर मैंने गलती से दूसरे शब्द पर नज़र डाल दी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी गलती क्यों हो गई, तो गलती इंसान से होती है, आप समझ सकते हैं। परिभाषा की मैं बात कर रहा था, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाने के लिए प्रेरणा देता हो, जैसे लिखवाना। लिखवाना शब्द है, राम शाम से पत्र लिखवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। माली नौकर से पेड़ कटवाता है, कटवाना खुद नहीं करके दूसरे से करवा रहा है, मतलब प्रेरणार्थक। बनवाना खुद नहीं बनाकर दूसरे से बनवाना, प्रेरणार्थक। पढ़वाना, चलवाना, ये सभी क्या है, प्रेरणार्थक। नाम धातु क्या होती है, संज्ञा शब्द जो होते हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय की तरह लग करके
क्रिया का रूप प्रयुक्त होता है वो होती है नाम धातु क्रिया। जैसे फिल्म संज्ञा है और ना प्रत्यय लगाने से आना प्रत्यय लगा दीजिए, फिल्माना शब्द बन गया जो कि नाम धातु क्रिया। फिल्माना फिर कार्य का बोध करा रहे, ये फिर क्रिया शब्द बन गया। स्वर में यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेषण शब्द है, लेकिन ना प्रत्यय लगाने से ही क्या हो गया, शर्माना जो कि क्रिया का एक बोध करा रहा है। लाज शब्द संज्ञा विशेषण है और ना प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, लजाना। इस प्रकार से आप समझ पूर्वकालिक क्रिया, जहाँ वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हों, तो पहले एक क्रिया की संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया तुरंत शुरू हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे पढ़कर, खाकर, नहाकर, पढ़कर सो गया, खाकर के गया, खाकर गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जो पूर्व संपन्न होने वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक। इसी प्रकार सहजातीय क्रिया की यदि हम बात करें, सहजातीय क्रिया होती है जहाँ क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु रूप से बने हों, वहाँ पे होती है सहजातीय क्रिया। जैसे भरत ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ धातु दोनों में है, लड़ाई भी लड़ से बनी है और लड़ी भी लड़ धातु से ही बनी है। इस प्रकार के उदाहरण आप सहजातीय। संयुक्त क्रिया में आप देख सकते, सहायक क्रिया होती है मुख्य क्रिया की सहायता के लिए, जो क्रिया काम में ली जाती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। तो अंग्रेजी में आप इसको अक्सर ज़्यादा काम में लेते हैं। हिंदी में ये सहायक क्रियाएं क्या हैं, तो वाक्य को संपूर्णता का अर्थ देने के लिए मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जो सहायक क्रिया के जैसे था, है, ये सभी क्या है, पढ़ता है, गाता था, ये सभी था, है, ये क्या है, सहायक क्रिया। काल के आधार पर क्रिया की बात करें तो काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक। ये परिभाषा मैंने संक्षिप्त में आपको पहले भी बताई। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, वहाँ भूतकालिक क्रिया होती है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो, वहाँ पर वर्तमानकालिक क्रिया होती है। आप उदाहरणों के द्वारा आप देख भी सकते हैं, आपके समक्ष है, आप इसको समझ रहे होंगे, देख सकते हैं। पढ़ता है, लिख रहा है, जाता है, उड़ रहे हैं, आ रही है, ये सभी चल रहे समय का बोध करा रहे हैं, तो वर्तमान काल की स्थिति में है। पढ़ती थी, लिख रही थी, जाती थी, उड़ रहे थे, आ रही थी, ये सभी बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध करा रहे हैं, ये भूतकालिक रूप होगा। आगे आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध करवा रहे हैं, जैसे पढ़ेगा, लिखेगा, जाएगा, उड़ेंगे, गाएगी, गाएंगी आदि, ये सभी क्या है, भविष्यकालिक क्रिया के रूप। और इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद में आते हैं अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो अव्यय शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है, अर्थात अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, वे सभी अव्यय शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रातः, अभी अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, और, इसलिए। अब इनमें आप प्रयोग करके आप स्वयं देख सकते हैं कि आप इनका रूप बदल सकते हैं। प्रातः काल को आप प्रातः ही रखेंगे, अभी को अभो तो नहीं कर सकते, अभी रहेगा। धीरे धीरे को भी आप इसी रूप में रखना पसंद करेंगे। उधर को भी उधरे नहीं हो सकता है, उधरी नहीं हो सकती है, लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, जिस मूल रूप में है उसी रूप में रहेंगे, इसलिए ये सभी क्या है, अविकारी शब्द। इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं होता। तो अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, इस बात की हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसमें क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण होते क्या है, क्रिया शब्द की विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं वही क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जिसमें कालवाचक क्रिया विशेषण जो काल का बोध कराते हैं, कभी कभी, अभी, प्रातः, सायंकाल, आज, प्रतिदिन आदि, ये सभी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। आप इनको लिखेंगे ताकि आपके ध्यान में रहे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का मतलब होता है ढंग, क्रिया के होने की स्थिति या ढंग का बोध कराए, वहाँ पर होती है रीतिवाचक। धीरे धीरे, सरपट, अचानक, भली भांति, जल्दी से, ये सारी स्थिति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक। स्थानवाचक, क्रिया के स्थान का बोध कराए, अंदर बाहर, दिशा का बोध कराए, भीतर आसपास, इधर उधर, ऊपर नीचे, ये सभी क्या है, स्थान बोधक। परिमाणवाचक, मात्रा का, स्थिति का बोध कराए, थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक, जितना, उतना, ये सभी क्या है, परिमाण
वाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार संबंध बोधक अव्यय की हम बात करें तो जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, परिभाषा पर आप गौर करेंगे, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आप इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। आपके समक्ष उदाहरण है, विद्यालय के पास बगीचा है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं, मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है। तो जो शब्द जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, संज्ञा और सर्वनाम के, विद्यालय के, तो ये बाद में प्रयुक्त हुआ है, बाद प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। तो विद्यालय के पास बगीचे के साथ इसका संबंध बताया जा रहा है। इसमें आप देखिए मंदिर के सामने फूल खिले हैं, तो यहाँ पर के योजक दिया गया है जो कि संबंध का है, जो मंदिर संज्ञा का फूल संज्ञा के साथ संबंध बता रहा है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त के अलावा भीतर, के बारे, विपरीत, बदले की तरह, ये भी सभी क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा इसमें आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? जो अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों या दो अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अभी समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है, देखिए, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा आदि योजक के रूप में जो शब्द काम में लिए जाते हैं। इसका समानाधिकरण, दो भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण में जोड़ने वाले आते हैं और, तथा, एवं। ध्यान में रखना है ये चीज़ें। विरोध दर्शक, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये सभी जो संयुक्त वाक्य के वाचक शब्द हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। विकल्प बोधक अथवा, या, नहीं, तो, अन्यथा, क्योंकि ये सभी योजक के रूप में काम में लिए जाते हैं। परिणाम दर्शक, इसलिए, अतः, फलतः, अन्यथा, ये सभी। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक में तो हेतु बोधक में होता है, क्योंकि, इसलिए, इस कारण। संकेत बोधक में होता है यद्यपि, तथापि, यदि, तो। उद्देश्य बोधक में होता है ताकि, जिससे, कि। स्वरूप बोधक में होता है अर्थात, मानो, यानी कि। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, इस चीज़ को आप उतार सकते हैं। यदि कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं है तो आप उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और एक इसका जो बिंदु है विस्मयादि बोधक अव्यय, उस पर हम और चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में हम आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद में अगली कक्षा में कल पुनः फिर हम पद परिचय के जो भेद हैं उनको क्रमवार तरीके से उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। विस्मयादि बोधक, जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे, ओ, आहा, हाय। तो भाव इनके होते हैं भाव। आप यहाँ पर देख सकते हैं आश्चर्य और विस्मय। अरे, ओ है क्या, ये तो क्या है, आश्चर्य के। हर्ष, उल्लास कि वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा। इन शब्दों से एक उल्लास या हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। शोक या पीड़ा का भाव प्रकट, हाय, आय, उफ, हाय राम। घृणा या तिरस्कार का भाव, छी, धिक्कार, हट। ये सभी जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी क्या है, ये तो भाव है और ये विस्मय का बोध कराने वाले हैं। इनसे हमें कैसे भाव का बोध हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी कक्षा। जैसे देखिए चेतावनी, हटो, बचो, सावधान, खबरदार, ये सभी क्या है, चेतावनी बोधक। स्वीकृति की सूची की, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। प्रशंसा की बात करें, शाबाश, सुंदर, बहुत बढ़िया। संबोधन, हे, अरे, सुनो। संबोधन जहाँ होता है वहाँ भी इसी अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आशा है आपको इस कक्षा में काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई होगी। कुछ बातें जो आपके क्लियर नहीं थी उन बातों को
दोहरान करके आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी हो, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हम फिर मिलेंगे कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए मैं लक्ष्मीकांत शर्मा इस कक्षा से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लक्ष्मीकांत शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज की कक्षा से विदा लेता हूँ।